मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चाहते यूट्यूब चैनल करियर प्रोफेसर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज यूपी स्पेशल 2024 में विशेष महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हम आपके। आज से मैं आपके लिए नई सीरीज लेकर इसी क्लास में लेकर आया हूं। कुछ तथ्यों के साथ साथ यानी कुछ फैक्ट्स के साथ साथ मैं क्वेश्चन आंसर पर भी चर्चा करूंगा आपसे। क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं लेकिन फैक्ट्स पर भी मैं विशेष तौर पर चर्चा करने वाला हूं, इसलिए आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे क्योंकि एक सेशन है जो आपका बहुत खास होने जा रहा है। और मैं बात करूंगा आपसे यहां आपके चहेते प्लेटफॉर्म इस पढ़ाई की पंचायत पर, यहां ये आपका चहेता प्लेटफॉर्म है और मैं बात कर रहा हूं यूपी स्पेशल। ये जो क्लास चल रही है आपका यूपी स्पेशल चल रही है आपके, यानी मैं जीएस जीके पर भी बात करूंगा आपसे, लेकिन 1 तारीख से यानी 1 जनवरी 2024 से न्यू ईयर के अवसर पर फिलहाल यूपी स्पेशल में मेरी खास ये चर्चा चल रही है आपके और ये सेशन है, ये बड़ा आपके लिए खास होने जा रहा है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, यहां से ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वर्ष 1902 में, ये बड़े काम की बात है, वर्ष 1902 में भारतीय पुलिस आयोग का गठन किया गया। ये पहला क्वेश्चन है, यानी कि भारतीय पुलिस आयोग का गठन भारत में कब हुआ है? तो 1902 में हुआ है। इस आयोग द्वारा ये सिफारिश की गई संपूर्ण भारत के लिए एक पुलिस अधिनियम होना चाहिए। यानी कि आपके मन में विचार आएगा भारत में पहले पुलिस आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है, तो आप बताएंगे वर्ष 1902 में हुआ है। और इसने क्या कहा है कि पूरे भारत के लिए एक पुलिस एक्ट, एक पुलिस अधिनियम होना चाहिए। आपको जानना चाहिए बहुत खास बात जो आपको बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो बात यह है कि वर्ष 1902 में जब ये आयोग बना, पुलिस आयोग बना, ये पहला पुलिस आयोग है भारत में बनने वाला, ये प्रथम पुलिस आयोग। क्या ये प्रथम पुलिस आयोग है यहां पर। और ये किसकी अध्यक्षता में बना, यानी अगर आएगा इस समय कौन अध्यक्ष था, तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे फ्रेजर। कौन कर रहे हैं? ये फ्रेजर इसके अध्यक्ष थे यहां पर। और उस समय जो भारत का वायसराय था, ये वाला एक नया क्वेश्चन बता रहा हूं आपके लिए, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। यानी कि आप यहां पर, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है आपके लिए यहां पर। यानी लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे और उस समय जो इस आयोग के अध्यक्ष, पुलिस आयोग के, वो फ्रेजर है। और वर्ष 1902 में इसका आपका गठन हुआ था। यानी भारत में बनने वाला पहले पुलिस आयोग कब बना? 1902 में। उस समय भारत का वायसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन है। बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में। ये जो 1902 का जो पुलिस आयोग है, इसी ने कहा था कि पूरे भारत के लिए एक कहीं ना कहीं पुलिस एक्ट होना चाहिए, एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। इस संदर्भ में आप देखेंगे ये दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए, यहां से ये वाला अजीत प्रसाद जैन, ये दिखाई दे रहा है आपको, अजीत प्रसाद जैन सांसद की अध्यक्षता में यूपी में एक पुलिस आयोग बना, ये वाला। और वर्ष 1960 में इसका गठन हुआ यहां पर। यानी क्वेश्चन आएगा कि यूपी में ये पुलिस आयोग कब बना, तो आप बताएं वर्ष 1960 में बनाए, दिखाई दे रहा है आपको यहां से। और ये किसके नेतृत्व में बनाए? अजीत प्रसाद जैन की अध्यक्षता में यहां पर वर्ष 1960 में बनने वाला ये आपके आयोग है, ये यूपी में बना है। इस क्रम में भारत सरकार ने 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया। यानी कि भारत सरकार द्वारा नेशनल पुलिस कमीशन कब बनाए, तो वर्ष 1977 में। इसको आप मेरे कहने से यहां पर याद कर लेंगे। क्वेश्चन आएगा कि भारत में पहली बार जो पुलिस आयोग का गठन हुआ है वो कब हुआ है, तो आप बताएंगे ये आजादी के बाद वर्ष 1977 में। तो आपको जानना चाहिए ये वही दौर था जब देश में कहीं ना कहीं जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण दौर था उस समय आपके। तो मैंने 2-3 बार बताई, या फिर कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जहां तक शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर आपके, और आपके फेसबुक पर, आपके इंस्टाग्राम पर, जितने आपका सोशल मीडिया है, जहां जहां आप इसको शेयर कर सकते हैं बहुत जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि मेरी यूपी स्पेशल की क्लास हर बच्चे तक, हर घर तक पहुंच सके और आपके द्वारा भेजी गई इस क्लास का सबको लाभ पहुंच सके। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों से, मंजिल मिलनी तय है। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आपको मंजिल आपकी जरूर मिलेगी। इस क्रम में आपको बताया मैंने अभी आपको, यहां से इसको आप याद कर लेंगे, इसको आप लोग यहां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कर लेंगे। ये लॉर्ड कर्जन के जमाने की बात हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है, वर्ष 2005 में ये यहां याद करेंगे, भारत सरकार ने पुलिस अधिनियम 1861 के स्थान पर एक नया पुलिस अधिनियम बनाया, यहां पर मसौदा। लेकिन इस मसौदा के लिए, मसौदा का मतलब होता है
ये मसौदा मतलब होता है ड्राफ्ट, ये मसौदा मतलब होता है, ये अंग्रेजी में बोलते हैं मसौदा को ड्राफ्ट बोलते हैं। ये श्री सोलो सोराबजी की अध्यक्षता में यहाँ पर पुलिस अधिनियम प्रारूपण समिति गठन हुआ है। क्वेश्चन आएगा कि भारत सरकार ने किस समय ये वाला आपके सोलो सोराबजी के नेतृत्व में एक समिति बनाई है, तो आप बताएंगे वर्ष 2005 में बनाई है। तो आपके मन में विचार आएगा कि आखिर ये सोलो सोराबजी कौन है, तो इसका उत्तर है ये सोलो सोराबजी भारत के अटर्नी जनरल रहे। क्या रहे ये भारत के अटर्नी जनरल रहे, यानी भारत के महान्यायवादी, महान्यायवादी। ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें संक्षिप्त में मैं आपके एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहता हूं। और आपने वर्ष 1998 से लेकर के और 2004 तक महान्यायवादी के तौर पर भारत में काम किया। आपके ये 19 यहां से 1998 से लेकर के, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय आप देश के एजीआई थे। एजीआई माने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इनके बारे में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं, ये वही व्यक्ति हैं भारत के, ये वही दिग्गज हैं भारत के जिनके लिए कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्या है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये वाला ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ये सोलो सोराबजी को मिला और इन्हें आपके भारत के सर्वोच्च दूसरे सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया आपके, क्योंकि ये बहुत बड़े कानून के दिग्गज जानकार रहे। तो मैंने आपको कितना बताया, क्या बात बताइए, सोलो सोराबजी भारत के एजीआई रहे। ये वाला आपका मैंने लिखा दिया यहाँ पर, ये 1998 से लेकर के और वर्ष 2004 तक मैंने यहां भी लिखा है दोबारा, और दोबारा फिर बता दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में आप भारत के महान्यायवादी रहे, आप न्यायविद हैं, आप कानून के बहुत बड़े जानकार थे। इन्हीं की अध्यक्षता में पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, सोलो सोराबजी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि भारत में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अभी तक 3 लोगों को मिला है। अभी इनको मिला, सचिन तेंदुलकर को मिला, और अभी हाल ही में रतन टाटा को मिला है। फिर बोल रहा हूं, एक मिला है आपके सोलो सोराबजी को, ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान है। इनके अलावा सचिन तेंदुलकर जो भारत रत्न है हमारे, और इसके अलावा अभी हाल ही में रतन टाटा जी को मिला है जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे, और टाटा को अर्थ से फरसों ले जाकर के और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टाटा सन्स को, टाटा कंपनी को जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति लब्धि दिलाई है, उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह सम्मान सोलो सोराबजी को मिला है, यह सम्मान सचिन तेंदुलकर को मिला है, और यह सम्मान रतन टाटा जी को मिला है। तो मैंने बताया इनके नेतृत्व में ही बनाई गई है। और दूसरा यहां बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए दिखाई दे रहा है, वो फैक्ट आपका यह है कि इस समिति द्वारा पेश मसौदे के आधार पर एक देश एक पुलिस सेवा, ये एक देश एक पुलिस सेवा का समर्थन किया गया। अर्थात सोलो सोराबजी ने इस बात को माना कि जब देश एक है तो एक पुलिस सेवा होनी चाहिए। इस समिति 2005 में ही कह दिया था, लेकिन यह अभी तक भी नहीं हो पाया है। समिति पहले कह चुकी है जब एक देश है तो एक पुलिस सेवा होनी चाहिए। आपके सोलो सोराबजी भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। इस क्रम में 2005 में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इसे बोलते हैं सेकंड एआरसी, क्या बोलते हैं सेकंड एआरसी बोलते हैं, एआरसी इसका मतलब होता है सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इन्होंने भी इन सुधारों को ध्यान में रखते हुए एक नई पुलिस संरचना की पेशकश की है। यानी कि आपने ये तो कहा है, लेकिन यहां पर एक नई पुलिस संरचना की पेशकश की, क्योंकि जो एआरसी होते हैं हमारे यहाँ, ये प्रशासनिक सुधारों को लिए गठित किए जाते हैं, कैसे देश में नई प्रशासनिक व्यवस्था को लाया जाए। तो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा कर देता हूं यहाँ पर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उसको आप लोग नोट डाउन भी कर लेंगे और रिपोर्टिंग कर लेंगे। भारत में प्रथम, ये क्वेश्चन आएगा, भारत में प्रथम प्रशासनिक, ये रहा प्रशासनिक सुधार आयोग, ये आपके काम की बात है। सुधार आयोग का गठन कब हुआ है? फर्स्ट एआरसी भारत में कब बना है? एआरसी माने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ये 5 जनवरी, यहां पर 5 जनवरी 1966 को बनाए। और इसके अध्यक्ष कौन है इस आयोग के? तो आप बताएंगे इस आयोग के अध्यक्ष हैं, यहां पर अध्यक्ष मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी, ये मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष हैं। इसको आप मेरे कहने से नोट डाउन कर लेंगे यहां पर। और यदि यहीं पर दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके कि जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय वाला सेकंड अगर आ जाएगा, सेकंड
जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है, अगर द्वितीय आ जाएगा आपका तो इसका जो गठन हुआ है वो हुआ है आपके यहाँ पर, गठन कब हुआ है यहाँ पर, ये हुआ है 31 अगस्त ये रहा 2005 को यहाँ पर हुआ है। और इसके जो अध्यक्ष हैं आपके, वो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर इसके जो अध्यक्ष हैं वो है आपके वीरप्पा मोइली। कौन है? वीरप्पा मोइली। ये मैंने आपको यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बता दी है, इनको आप रट कर जाएंगे मेरे कहने से। हमारा कोई विद्यार्थी अगर आएगा यहाँ पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग कब बनाए, तो 31 अगस्त 2005 को बनाए। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष हैं। अगर प्रथम आएगा कि भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कब बनाए, तो 5 जनवरी 1966 को बनाए। और इसके अध्यक्ष कौन है? मोरारजी देसाई हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक भारत के इतिहास में 2 ARC बने, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। पहला बना 1966 में और दूसरा बना है 2005 में। पहले के अध्यक्ष हैं आपके मोरारजी देसाई और दूसरे का अध्यक्ष है वीरप्पा मोइली। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये आयोग बनाए इसने भारत में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर बहुत सारी सिफारिशें की, इनको रट लेंगे। मैं फिर कह रहा हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए वही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इस क्रम में आप देखेंगे आपके अगला पार्ट में लेकर आए आपके लिए ये राज्यों की प्लस स्लोगन है। हमारे यहाँ कुछ स्लोगन है, जैसे पहला मैंने बताया यहाँ पर, पहला स्लोगन उत्तर प्रदेश पुलिस का स्लोगन है, वो है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये थोड़ा गलती से यहाँ पर शमारा हो गया है, आप बताएंगे सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये यूपी पुलिस का स्लोगन है जिससे यूपी पुलिस कार्य करती है आपके, यानी यूपी पुलिस हमेशा आपके साथ खड़ी हुई है। यूपी पुलिस दिग्गज पुलिस है, एक कभी हार नहीं मानती है और हमेशा हर व्यक्ति के साथ हर समय खड़ी रहती है। और पुलिस का कार्य यही होता है हर स्टेट की का कि वो नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करे और हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहे। जो राजस्थान पुलिस है इनका जो स्लोगन है वो सेवार्थ कटिबद्धता है। जो मध्य प्रदेश पुलिस है इनका जो स्लोगन है देशभक्ति जन सेवा है आपका। और इस क्रम में जो आपका आंध्र प्रदेश है उसका जो स्लोगन है सत्यमेव जयते, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है लेकिन इनका स्लोगन सत्यमेव जयते है। और जो दिल्ली पुलिस है आपके, इनका स्लोगन शांति निस्वार्थ सेवा और न्याय। ये दिल्ली पुलिस का आपको दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि दिल्ली पुलिस अभी चर्चा में रहती है, लेकिन जो बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए बात काम की है वो थोड़ा आंध्र प्रदेश को लेकर भी है, क्योंकि सत्यमेव जयते कहीं ना कहीं भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है। और यही सत्यमेव जयते क्वेश्चन पूछ लेगा वर्तमान समय में भारत का कौन सा वह राज्य है जहां पर जो भारत सरकार का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, और वो एक पुलिस का भी एक वाक्य है, एक स्लोगन है, तो आप बताएंगे वो राज्य और कोई नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश है जहां का वाक्य सत्यमेव जयते है। तो आप इनको देख लेंगे। और यूपी का हमारा सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये हमारा स्लोगन है। इन सब को आप मेरे कहने से यहाँ पर याद कर लें, क्योंकि सारे ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में आप देखेंगे यहाँ से आपके ये यूपी के कुछ महोत्सव हैं जो बहुत चर्चाओं में आपके, जैसे ताज महोत्सव है, ये आपके आगरा मनाया जाता है। जो बुद्ध महोत्सव है ये कुशीनगर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु भी हुई है, वहां पर निर्माण भी हुआ है बुद्ध का। और जो बुद्ध ये महोत्सव जो आपका और मनाया जाता है, ये इसके अलावा सारनाथ में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में और संकिसा में, यानी कि जो बुद्ध महोत्सव है कुशीनगर के अलावा ये सारनाथ, श्रावस्ती, कौशाम्बी और संकिसा जैसे शहरों में भी मनाया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे आप लोग जो बड़े यहाँ पे काम की बात है, कजरी महोत्सव है ये वाला, ये मिर्जापुर में मनाया जाता है। जो शॉपिंग फेस्टिवल है ये नोएडा मनाया जाता है। जो गंगा वाटर रैली है ये प्रयागराज और वाराणसी, ये वाला आपको बड़ा महत्वपूर्ण है। और जो गंगा महोत्सव है ये वाराणसी का उत्सव माना जाता है। इनको कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर ये वाराणसी में, यहाँ पर वाराणसी में कौन सा जो गंगा महोत्सव है। और जो आयुर्वेद झांसी महोत्सव है ये कहाँ का है, ये झांसी मनाया जाता है। जो लखनऊ महोत्सव है ये लखनऊ का है। और जो बुद्ध महोत्सव फिर से आ गया ये कपिलवस्तु का, यानी कि जो बुद्ध महोत्सव दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि कपिलवस्तु में बुद्ध का जन्म हुआ है। आप जानते हैं कपिलवस्तु बुद्ध की जन्मस्थली है कौन सी, लुम्बिनी। कपिलवस्तु नेपाल की तराई में स्थित है। कपिलवस्तु के राजा जो थे वो बुद्ध के पिता थे और नाम क्या था उनका, शुद्धोधन। और बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसलिए महत्वपूर्ण है। अब मैं इस क्रम में आपके लिए इनके अलावा
एक बहुत महत्वपूर्ण चीज लेकर आ रहा हूं आपको यहीं पर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ मेले हमारे लगे जो आपको जानना चाहिए। जैसे एक मेला है खिचड़ी मेला, कौन सा मेला है? खिचड़ी मेला है। ये पूछा है पेपर में, खिचड़ी मेला का संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे इस मेले का संबंध गोरखपुर जिले से है। जो बाबा जो गोरखनाथ हैं, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए, तो खिचड़ी मेला कहां लगता है? गोरखपुर में। ऐसे ही आगे एग्जाम में कि नौचंदी मेला, कौन सा मेला? जो नौचंदी मेला है, ये मेला कहां लगता है? तो आप बताएंगे मेला मेरठ में लगता है, यहां पर नवरात्रि के अवसर पर। और ऐसे ही बहुत पॉपुलर ऐसे कुछ मेले हैं, इन्हें मैं बार बार लिखाता रहूंगा आप लोगों को। जैसे शाकुंभरी का मेला, कौन सा? शाकुंभरी देवी का मेला है, शाकुंभरी देवी का मेला है आपके, शाकुंभरी मेला। और ये कहां का है? ये सहारनपुर का मेला। कहां का है ये? सहारनपुर का मेला। इसको आप लोग नोट डाउन करके इंपॉर्टेंट कर लेंगे यहां से आपके, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए यहां से। और इसको जैसे यहां लेकिन सहारनपुर, इसको यहां पर नोट डाउन करेंगे ऐसे। तो ये सब कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न यहां से, और इनको सबको आप अंडरलाइन करेंगे। जैसे पहला बताता हूं, जो खिचड़ी मेला है ये गोरखपुर का है, ये जो नौचंदी मेला है ये मेरठ में लगता है, जो शाकुंभरी मेला है आपके, ये मेला कहां होता है? सहारनपुर में होता है। ये सारे मेले बड़े महत्वपूर्ण हैं, इन तीनों को आप इंपोर्ट कर लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे यहां से। इसके अलावा जो मैंने महोत्सव बताए, विशेष तो मैं गंगा वाटर वाला और यहाँ ये गंगा महोत्सव वाला, इनको देखकर जाएंगे। कजरी महोत्सव कई बार हमारे एग्जाम में ये पूछा गया है कि कजरी महोत्सव कहाँ होता है। ऐसे उत्सव हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं चर्चा जारी रखूंगा। और अब मैं बताऊंगा आपको इस क्लास का दूसरा सेशन है जो बड़ा खास होने वाला है आप लोगों के लिए। मैंने कहा है जो यूपी पुलिस स्पेशल में पढ़ा रहा हूं आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्किप करके ना देखें, इसको गहराई से पढ़ें, गहनता से पढ़ें। कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं वो तेजी से फास्ट करके क्लास को पढ़ रहे हैं। ये ऐसी क्लास चल रही है एक एक शब्द को उतारने वाली, लिखने वाली और उसको अपने जहन में उतारने वाली। अगर आपने रट लिया अभी, तो मैं आपको अभी इस 31 जनवरी तक का मेरा टारगेट है, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मैं 31 दिन के भीतर आपको विशेष सामग्री लेकर आ रहा हूं पूरे जीएस की, जो एक एक हफ्ते बाय ब्लॉक, एक हफ्ते में हिस्ट्री, एक हफ्ते में पॉलिटी, एक हफ्ते में ज्योग्राफी, एक हफ्ते में इकोनॉमी, और 3-4 दिन के अंदर पूरे यूपी का रिवीजन कराऊंगा, विविध तथ्य कराते हुए, जनरल साइंस कराते हुए। हमारा 10 फरवरी तक ये पूरा यूपी पुलिस का सेशन समाप्त होगा। अब मैं इस सेशन में बात करूंगा क्वेश्चन आंसर जो पढ़ा रहा था, वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, ये प्रतीक है यहां से, ये हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है, ये वाला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, ये वाला प्रतीक सुलह कुल, ये वाला ये क्वेश्चन है। सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया था? ध्यान देंगे, वो पूछ रहा है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा? सुलह कुल, वो कहां पर आयोजित होता है? क्या ये मेरठ में आयोजित होता है, क्या ये अलीगढ़ में होता है, या लखनऊ में, या आगरा में? तो आपको जानना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव है और ये आगरा में होता है। कहां होता है? सुलह कुल आएगा। क्या हिंदू मुस्लिम एकता, क्वेश्चन है सुलह कुल का संबंध क्या हिंदू सिख से है, क्या हिंदू ईसाई से है? तो आप बताएंगे सुलह कुल का संबंध है हिंदू मुस्लिम एकता से। और आपको जानना चाहिए सुलह कुल का मतलब क्या होता है? तो सुलह कुल का मतलब होता है यहां पर, यहां सर्वधर्म मैत्री। पहली बात तो सर्वधर्म मैत्री, ये इसका मतलब होता है सभी धर्मों में आपस में मित्रता आपके यहां से। और दूसरा, ये सिद्धांत दिया किसने है? आखिर ये सुलह कुल का सभी धर्म समान है, ये सिद्धांत देने वाले कौन है? तो आपको जानना चाहिए ख्वाजा अजमेर के मुईनुद्दीन चिश्ती। कौन है? ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, जिनकी अजमेर में दरगाह बनी हुई है आपके। और इस सिद्धांत को जो प्रतिपादित करके लागू कर दिया है, प्रतिपादन करके इसको लागू किया आपके सिद्धांत सही अर्थों में आपके। इसको लागू करने वाले कौन है आपके? तो बताएंगे आप इसको लागू करने का श्रेय जाता है आपके, वो जाता है आपके अकबर को। किसको जाता है? मुगल सम्राट अकबर को। यहाँ मुगल सम्राट अकबर को, मुगल अकबर को जाता है। यानी सुलह कुल की नीति को, क्वेश्चन आएगा सुलह कुल की नीति को लाने वाला कौन है? सुलह कुल, ये वाला बहुत काम का क्वेश्चन है। सुलह कुल की नीति को लाने वाला कौन था? तो आप बताएंगे इस नीति को लाने वाला वो और कोई नहीं बल्कि कौन है? वो आपका मुगल वंशी महानतम शासक कौन है? वो अकबर है। कौन है वो अकबर है जिसने सुलह कुल की नीति को लागू किया। और सुलह कुल का मतलब ही होता है, अकबर ने जब ये महसूस किया कि सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है, ये ध्यान रखेंगे, अकबर ही वो शासक था जिसने
ये कहा सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है, तो उसने कहीं ना कहीं एक धर्म चलाया, दीन ए इलाही। कौन चलाया? दीन ए इलाही। इस धर्म को चलाने वाला कौन था? अकबर था। इसका नाम क्या है? दीन ए इलाही। ये रहा, दीन ए इलाही धर्म को चलाने वाला कौन था? अकबर। इसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बता दिया आपको कि इसका मतलब ये होता है सर्वधर्म समभाव। किसका? सुलह कुल का, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और सुलह कुल महोत्सव कहां मनाया जाता है? आगरा में। इस क्रम में आप देखेंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन मैं लाया हूं आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश में जो कालिंजर मेला है, कौन सा मेला है? कालिंजर मेला है, वो प्रतिवर्ष कहां लगता है? तो आप बताएंगे क्या वो अलीगढ़ में है, या बांदा में है, प्रयागराज में, कि राजघाट में? तो इसका सही बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर है इसका, ये आपके बांदा में। कहां लगता है? ये बांदा में लगता है। आपको जानना चाहिए जो कालिंजर है वो बांदा क्षेत्र में कालिंजर का किला, जो कालिंजर का किला है, ये रहा जो कालिंजर का किला है, ये बांदा में स्थित है आपके। और आपको जानना चाहिए इस कालिंजर को आपके बुंदेलखंड का द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बुंदेलखंड का, ये रहा बुंदेलखंड का द्वार। ये क्वेश्चन आ जाए कि बुंदेलखंड का द्वार किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे किसे कहा जाता है? कालिंजर को कहा जाता है। यहाँ पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, और हमारे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपके। और यहीं पर ये कालिंजर मेला लगता है, कहां पर? बांदा में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कालिंजर बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, और इसी कालिंजर क्षेत्र में बुंदेलखंड में जो यहाँ का शासक था उसने शुरुआत करवाई। उसका नाम था परमर्दी देव। क्या नाम है? परमर्दी देव। परमर्दी देव ने इस उत्सव की शुरुआत करवाई, जो कि चंदेल शासक है। कौन है वो? वो चंदेल वंश का शासक है, ये वाला परमल देव भी कहते हैं, परमल देव भी कहते हैं, इसी का नाम है परमल देव का। ये चंदेल वंश का शासक है, और परमल देव को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया। वो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था, और परमल देव की पराजय हुई, उसमें कहीं ना कहीं जो दो वीर सिपाही थे उसके आपके, उनके बारे में कहा जाता है उसने अपनी जान पर खेल करके परमल देव की जान बचाई आपके, ऐसा कहा जाता है आपके। और आज भी कहीं ना कहीं उन वीरों का नाम प्रचलित है। तो आप बता देंगे जो कालिंजर महोत्सव है कहां मनाया जाता है? वो बांदा मनाया जाता है। और वीरों का नाम क्या? आला और उदल। क्या नाम है उसके? जो वीर थे सेना, इसके सेनापति आला और उदल, ये दो वीर थे। इन दोनों को आप देख लेंगे, आला उदल। इनका नाम भी कई बार इतिहास में बड़े सम्मान से लिया जाता है। कौन है वो? आला उदल। इस क्रम में आप अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये वाला नक कटैया मेला। कौन सा मेला? ये वाला नक कटैया मेला कहां लगता है? ये वाला क्या वाराणसी में है ये, या अयोध्या में है, या सीतापुर में, या इलाहाबाद में? तो जो नटकटैया मेला है इसका आयोजन आपके वाराणसी में होता है। कहां होता है? वाराणसी में इसका आयोजन होता है। और यहीं पर इस मेले के दौरान जो बड़ी विशेष बात है आपके यहाँ पर, वो बात यह है कि रामचरितमानस, रामचरितमानस, ये हमारा रामचरितमानस के पूरे यहाँ पर रामचरितमानस का जो पूरा जो व्याख्यान है, जो पूरा व्याख्यान है वो इस मेले के दौरान आयोजित किया जाता है आपके। और इसका टारगेट ही होता है कहीं ना कहीं इसके दौरान पूरी रामायण, रामचरितमानस में शूर्पणखा की नाक कटने से लेकर के पूरा आपका पंचवटी से लेकर के पूरा चित्रांकन होता है। यानी कि इस नक कटैया में, यानी कि शूर्पणखा की नाक जो लक्ष्मण ने काटी, वहां से लेकर के और पूरी रामायण चरित्र यानी पूरा लंका के युद्ध तक इसका वर्णन किया जाता है। और ये नक कटैया, नक माने नाक, कटैया माने कटना, यानी लक्ष्मण ने जो रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी, इसी उपलक्ष्य में इसको किया जाता है। इसलिए रामचरितमानस का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। नक कटैया यानी कि वाराणसी। आप इस तरह में आप देखेंगे अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, ये वाला यूपी में कल्की महोत्सव। कौन सा महोत्सव? कल्की महोत्सव प्रतिवर्ष कहां लगता है? कल्की महोत्सव। तो ये कल्की महोत्सव संभल में होता है। कहां होता है? ये संभल में होता है। संभल यूपी का बहुत महत्वपूर्ण जिला है संभल आपका, यहां लगता है। आखिर इतिहास के पन्नों में संभल का क्या महत्व है? तो आप जानना चाहिए, जब मुगल शासक बाबर हुआ करता था, जो कि मुगल वंश का संस्थापक है बाबर ने संभल को अपने अधिकार में ले लिया। और कहीं ना कहीं अधिकार में लेने के बाद उसने अपने पुत्र हुमायूं को यहाँ का सूबेदार बना दिया। क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया यहाँ पे। तब से ये आपके चर्चाओं में आ गया। और ये जो संभल क्षेत्र है ये दिल्ली आगरा के निकट है। वर्तमान में संभल
मुरादाबाद मंडल में आता है। कौन से में आता है? मुरादाबाद मंडल में आता है। और यहीं पर बाद में हुमायूं, जो बाबर का दूसरा पुत्र कौन सा, उसका नाम है अस्करी। अस्करी ने संभल की सूबेदारी संभाली, यानी हुमायूं जब बीमार पड़ गया तो बाबर ने हुमायूं को वापस बुला लिया। बाबर का बड़ा पुत्र कौन है? हुमायूं है। तो बाबर के 4 पुत्र हैं, हुमायूं है, कामरान है, अस्करी है, हिंदाल है। कामरान है, अस्करी है, हिंदाल है, और कौन है? हुमायूं है। तो मैं यहाँ मुगल नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं आपको संभल इतिहास में कोई महत्वपूर्ण रहा है। यहीं पर कल्की महोत्सव मनाया जाता है। कल्की का मतलब हमारा कलयुग से है, और यह महोत्सव कहां होता है? संभल में होता है। संभल मुरादाबाद मंडल में स्थित है। यह महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर। इसके अलावा बताऊंगा मैं आपको, अगला प्रश्न है आपके लिए, उत्तर प्रदेश से कौन से राज्य में विश्व पंचोई और दियाई उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है? तो ये उत्सव आपके कौन, ये जौनसारी नाम की जनजाति है, इसके द्वारा मनाया जाता है। कौन सी है ये? जौनसारी जनजाति है। मैंने पीछे बताया आपको, यूपी में कुछ जनजातियां अभी भी हैं, यद्यपि ज्यादातर जनजातियां कहां जा चुकी हैं? आपके उत्तराखंड में जा चुकी हैं, लेकिन तराई वाले बेल्ट है जो, वहां अभी भी कुछ जनजातियां हैं। तो आप बताएंगे विश्व पंचोई व दियाई उत्सव कहां मनाया जाता है? जौनसारी में। तो ऐसे मैंने आपको इस सीरीज में ये 5 क्वेश्चन अलग अलग ये करा दिए आपके। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ से। और आप देखेंगे आपके कि जितने क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, ये सारे क्वेश्चनों को आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। अगली क्लास में मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत एक तथ्यात्मक विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण लेकर आ रहा हूं। उससे जुड़े हुए प्रश्न, आपको अलग कुछ नहीं पढ़ना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं यूपी स्पेशल में, केवल उतना पढ़ना है। आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। जहां चाह वहां राह, चाहतें होती हैं तो राहें बन जाती हैं। बस चाहत पैदा करके देखिए, अगर वर्दी की चाहत है तो वर्दी जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, और आपको आपकी मंजिल मिलेगी। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।